या मैंने कैमरा ऑन करके बैठेंगे। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसका जितना कंज्यूमर्स का राइट था और डेफिनेशन, जितना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन था वो क्लियर हो चुका था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एजेंसीज भी हम लोग कर चुके थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम। यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम? प्रोसीजर से करना था, राइट? यस मैम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गो थ्रू हो गए थे कंटेंट? प्रॉब्लम है कुछ यहाँ तक? मैम मैम 4 नंबर वाला एक बार बता दीजिए। क्या है 4 नंबर? टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसमें टेन्योर मतलब क्या हुआ? जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो आपके जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बारे में डिस्कशन हुआ ना, कितने मेंबर्स होने चाहिए। एक प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, टोटल 3 मेंबर्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें एक प्रेसिडेंट और बाकी अदर मेंबर। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखे तो ये लोग कितने टाइम के लिए रिक्रूट होंगे उसमें ऑफिस में? तो 5 इयर्स तक का है, या फिर 65 इयर्स जब अगर पूरा हो जाता है तो, दोनों में से जो जल्दी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का 30 साल है, फाइन, तो 30 साल 35 साल में वो रिटायर हो जाएगा, 5 साल पूरा, फाइन। या फिर कोई अगर मान लीजिए 60 साल में ज्वाइन किया है तो 65 इयर्स पूरा हो गया, या फिर मान लीजिए 63 इयर्स में ज्वाइन किया है, तब वहां पे 5 साल नहीं, विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है। 63 इयर्स में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मात्र 3 साल वर्किंग होगा, 65 इयर्स पूरा हो गया, खत्म, टेन्योर, ठीक है। टेन्योर मतलब क्या हुआ? कितने टाइम के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है। किसका क्वेश्चन था रूपम? आपका? समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। जुरिस्डिक्शन बताइए तो रूपम, क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम का जुरिस्डिक्शन क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम का जुरिस्डिक्शन कितना है? कितने अमाउंट तक अगर प्रॉब्लम हो? 20 लाख। हाँ, 20 लाख। 20 लाख। और अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट? ओ मैम 10 लाख। इनके अकॉर्डिंग संस्कृति? यस मैम 1 करोड़। 1 करोड़ पहले था, 20 लाख, और फिर 2019 में 1 करोड़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, ये सेक्शन 13 में लिख रखा है कि जो कंप्लेन करेंगे उसका क्या तरीका होगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले रेफरेंस ऑफ कंप्लेंट टू अपोजिट पार्टी। जब भी कोई भी कंप्लेन रिसीव करेगी तो विद इन, ये डेट याद रखना है, दिन याद रखना है कि 30 डेज के अंदर अंदर जैसे कंप्लेन रिसीव किए वैसे ही अपोजिट पार्टी को आपको कॉपी फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट भी अगर मतलब नहीं 30 डेज अगर आप कर पाए तो मैक्स टू मैक्स हर जगह ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो यहाँ पे 15 डेज एक्सीड किया गया है, यानी टोटल 45 डेज के अंदर आपको अपोजिट पार्टी को बता देना है, ठीक है। अब ऑन द रिफ्यूजल और डिस्प्यूट बाय द अपोजिट पार्टी, अब मान लीजिए अग्री कर गया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अग्री नहीं करता है तो फिर ये प्रोसीजर है। डिस्प्यूट कब अराइज हुआ कि हाँ कंप्लेन आपके ऊपर है लेकिन आप अग्री नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर क्या एक्शन लेगी? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगी? रेफरेंस ऑफ सैंपल टू लेबोरेटरी, यानी जो सैंपल है वो लेबोरेटरी भेजेगी। फिर डिपॉजिट ऑफ फी, डिपॉजिट ऑफ फी यहाँ कौन करेगा? फी डिपॉजिट यहाँ कौन करेगा? मैम गवर्नमेंट। यामिनी आप बताइए तो। यामिनी लास्ट कॉल फॉर यू। एक आप ही हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सपोज बाकी सबका कैमरा ऑन है। अच्छा, युवराज सिंह जो इस कैटेगरी में है। यामिनी पहले आप बताइए। दैट मीन्स यू आर नॉट देयर इन द क्लास।
फाइनल कॉल फॉर यू। निकिता, आप रोल नंबर 9 रिमाइंड कर दीजिएगा। ओके मैम। शी कैन हियर, होल्ड ऑन। क्या प्रॉब्लम है यामिनी? मैम नहीं हो रहा है ऑन। कैसे होता है एक दो बच्चे का जो ऑन नहीं होता है? युवराज सिंह, यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ फी कौन करेगा? युवराज, कैन यू हियर मी? मतलब पीछे लगना पड़ता है कुछ कुछ बच्चे के पढ़ाने। युवराज, सेटल हो गए? यस मैम। हाँ, ये डिपॉजिट ऑफ फी कौन करेगा? लग नहीं रहा था कि इससे पहले आप सुन रहे थे, अभी तुरंत तो आप सेटल हुए। खैर, फी का डिपॉजिट, कोई किसी को आंसर देना है तो बोल सकते हैं। नहीं पता? डिपॉजिट ऑफ फी हमेशा जो कंप्लेनेंट है, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को डिपॉजिट करना है। ठीक है, फॉरवर्डिंग ऑफ रिपोर्ट टू द अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन किए हैं आप, उसको रिपोर्ट हम देंगे। और ऑब्जेक्शन बाय एनी ऑफ द पार्टीज, अगर किसी पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो अगेन आप देंगे। फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबको सुनने का हक सबको दिया गया है, सुनाने का हक सबको दिया गया है, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू पार्टीज ऑफ बीन हर्ड एंड इशू ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हु कैन कंप्लेन, तो कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में जितने लोग थे ना, कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे, कौन कौन लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपके कंज्यूमर, चाहे वो गुड्स के कंज्यूमर हो, चाहे वो सर्विस के कंज्यूमर हो, जो भी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो लोग, प्लस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इतने लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अब पावर क्या क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास? अब मान लीजिए कंप्लेन गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड, यानी सिविल कोड को जो पावर दिया गया है वो सारा पावर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम को भी दिया गया है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। व्हाइल टाइपिंग ए सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर, क्या क्या कर सकती है? समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस of any defendant or witness and examine the witness on oath, मतलब किसी भी पार्टी को बुला सकती है, ये पावर है। ठीक है, सुनवाई के लिए बुलाने का हक इसके पास है। ठीक है, दोनों में से किसी पार्टी को वो बुला सकती है और आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, किसी भी चीज को वो मंगवा सकती है फॉर एविडेंस। ठीक है, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट में भी आपको जितना एविडेंस है वो मंगवा सकती है। लोग अब तक ज्वाइन ही करते रहते हैं भाई। नेक्स्ट, रिक्वेजिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न एनालिसिस और टेस्ट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी एंड फॉर्म एनी अदर रिलेवेंट सोर्स। अब ये यहाँ समझिए आप, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी से मेरा क्या मतलब? ठीक है, यहाँ पे कहीं भी टेस्टिंग नहीं होता है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसको हक दे रखी है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लेबोरेटरी का, वहीं जाके टेस्टिंग। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि कहीं भी आप एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज सकती है। इशूइंग ऑफ एनी कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस, ठीक है, कोई भी कमीशन वो इशू कर सकती है। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी मैटर है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। फाइन। अब इसके अलावा अगर फाइंडिंग निकला डिस्ट्रिक्ट फोरम में कि हाँ कोई कल्प्रेट है, तो क्या क्या, मान लीजिए हम पता चल गया, हाँ साबित हो गया कि उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम था, कुछ डिफेक्ट था, तो फिर क्या क्या मतलब बोलिए कि प्रिकॉशन के लिए या फिर क्या पनिशमेंट वो दे सकती है। ठीक है, तो पहला है आपको बोला जाएगा टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट by the appropriate laboratory from the question goods in question, यानी जिस गुड्स में क्वेश्चन निकला, जैसे मैगी में निकला हुआ था ना कि हाँ लेड का मात्रा ज्यादा है, या कोई भी गुड्स में कुछ भी अगर डिफेक्ट निकल रहा है तो वो डिफेक्ट को आप पूरा खत्म करिए। ठीक है, दूसरा टू रिप्लेस द गुड विथ न्यू गुड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच मे बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, उस गुड को रिप्लेस करके आप अपना नया गुड जो डिफेक्ट फ्री हो वो दे दीजिए। या फिर टू रिटर्न टू द कंप्लेन द प्राइस और एज द केस मे बी चार्ज पेड बाय द कंप्लेन। ठीक है, इवन कंप्लेन के लिए जो पैसा लगा वो भी आप वापस करिए और जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो भी आपको वापस करना है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये सुनवाई जो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम जो मतलब डिसीजन सुनाई है वो आपको एडहियर करना पड़ेगा। ठीक है,
अब सेम वे है स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम का काम खत्म, और सेम वे आपका बस कंपोजिशन अलग अलग, कंपोजिशन भी यही है, बस क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। बाकी एक बार आप गो थ्रू हो जाइए तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट है, देखिए बस क्वालिफिकेशन चेंज हो रहा है। प्रेसिडेंट में कौन आ गया, जज ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे कौन था प्रेसिडेंट, स्वांकित। वहां प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट जज, कंपैरेटिव स्टडी करिए, क्वालिफाइड टू बी, ये डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज की होगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन आपकी होगी हाई कोर्ट जज की, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आगे चलिए, अदर मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 अदर मेंबर्स, जिसमें वुमेन वहां भी कंपलसरी थी, एक वुमेन कम से कम जरूर होना चाहिए, सेम वे यहाँ भी यही सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब एज की बात करें, 35 ईयर्स से तो कम नहीं होना चाहिए, वही सेम बैचलर डिग्री की बात हो रही है जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में था, और यहाँ पे एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वहां भी था, यहाँ भी है, ये तो कॉमन है, तो ये इसको हमको एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, बस उतना याद रखना है हम लोगों को। अब अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन की अगर हम बात करें, तो शैल बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, and the appointment of other members shall be made by the state government on the recommendation of selection committee। वहां भी selection committee था, यहाँ भी selection committee है, ठीक है। वहां भी था president of state commission, secretary of law department of the state, secretary in charge of department dealing with consumer affair in state, ठीक है। और यहाँ पे क्या था district forum में, appointment of member of district forum, appointment of the president and of members shall be made by the state government on the recommendation of selection committee। president of the state commission होंगे, secretary law department of the state होंगे, secretary in charge of the department dealing with consumer affair of the state, यानी ये दोनों भी कॉमन, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक याद कर लो सफिशिएंट है। तो अभी तक बस एक ही डिफरेंस मिला है, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आगे बढ़िए, डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम है जैसे डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे था। क्या क्या था डिस्क्वालिफिकेशन मनीष? डिस्क्वालीफाई हम कब कर सकते हैं, नहीं याद है? नो मैम। कभी भी अप्रैल में एग्जाम होगा, कभी भी क्या 11 तारीख को एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन भी करिए साथ साथ। अब तो पूरा सिलेबस खत्म है, हार्डली 2 चैप्टर बचा है, और वो 2 चैप्टर, एक इसके बाद एक CSR है जिससे क्वेश्चन आता है, उसके बाद हार्डली कभी ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन देखा गया है, जो आपका जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, और लास्ट में आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बचा हुआ है। बस 2 चैप्टर हार्डली बचा हुआ है। अब तक जहां तक पढ़ाई हो रहा है कवर करते चले जाइए, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी, क्या पूछा मैंने आपसे? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, हाँ, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो सारे में है वही अनसाउंड माइंड के हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ मतलब गलत काम किए हो जो मोरली सही नहीं है, वही सब में डिस्क्वालीफाई होंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स सेम है जो आपका इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में था। अब टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे भी टेन्योर 5 इयर्स, वहां पे टेन्योर 5 इयर्स, बस डिफरेंस ये एज का है। यहाँ पे 67 इयर्स में करते हैं हम, वहां पे 65 इयर्स में कर जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक हम लोगों को 2 डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन में डिफरेंशिएशन तो लास्ट क्लास में ही बता दिया गया था। यहाँ क्या जुरिस्डिक्शन है, कितने अमाउंट का? बोर्ड पे लिख के मैं बताई थी ना लास्ट क्लास में, डिस्ट्रिक्ट का कितना है? 20 लाख मैम। डिस्ट्रिक्ट फोरम का 20 लाख था, स्टेट कमीशन का कितना? 1 करोड़ मैम। 1 करोड़। 1 करोड़ में। यहाँ पे है कि इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। जैसे 20 लाख हम 1986 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो वहां पे था 86 के अकॉर्डिंग कितना, 20 लाख। अब यहाँ 20 लाख से हो करके आपका 1 करोड़ तक, ठीक है, ये है आपका
स्टेट कमीशन का दायरा। फाइन, 20 लाख टू 1 करोड़। अब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कितना, 10 करोड़। 10 करोड़ उसको बढ़ा करके जुरिस्डिक्शन इसका बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम मे प्रेफर एन अपील टू द स्टेट कमीशन विद अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि अगर हम इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो हम स्टेट कमीशन के मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आ जाएंगे इसके पास, ठीक है, स्टेट कमीशन के पास। और लेकिन हाँ, डेट ये पता होना चाहिए विद इन 30 डेज। फाइन, अब सेम वे आपका नेशनल कमीशन है। नेशनल कमीशन में क्या है, वही कंपोजिशन, वही प्रेसिडेंट, वही अदर मेंबर्स, बस क्या है क्वालिफिकेशन चेंज हो गया। ऑब्वियसली नेशनल कमीशन के हैं तो क्वालिफिकेशन भी बड़ा होना चाहिए। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सब लिख रहे हैं कि नहीं की पॉइंट्स? लिख रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। बाकी सब एज इट इज अदर मेंबर्स में देखिए, नॉट लेस देन 35 इयर्स, वही बैचलर डिग्री, वही 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स की बात, ये भी अगेन वही है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, बस एक ये है इंक्लूड किया हुआ, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्वालिफिकेशन का भी ऑलरेडी सेम है जो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में था। फाइन, टेन्योर की बात करें, यहाँ भी 5 इयर्स है, लेकिन अगेन सुपरएनुएशन एज चेंज हो गया। पहले में है 65, सेकंड में है, स्टेट में है 67 और थर्ड नेशनल कमीशन में है 70। फाइन, अगेन पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। अब 1 करोड़ से ऊपर जितना है 86 के अकॉर्डिंग 1 करोड़ से ऊपर जितना है वो आपका आ जाएगा नेशनल कमीशन में, और वहां 2019 के अकॉर्डिंग 10 करोड़ से ऊपर जितना है वो आ जाएगा आपका पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन के अंदर। फाइन, एपिलेट ट्रिब्यूनल वही है कि अगर हम स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसके पास आ सकते हैं। फाइन, अब यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। और सेकेंड रिड्रेसल एजेंसी जो स्टैब्लिश किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, अभी देखिए हम 3 टायर सिस्टम था, स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। एक और रिड्रेसल एजेंसी है, ठीक है, तो वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का भी सेम इंटरेस्ट है जो आपका ये था, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ कंज्यूमर। फाइन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कितने लोग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस काउंसिल बाय नोटिफिकेशन ऑफ, ये याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेंबर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सेक्टर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो हर डिपार्टमेंट से होना चाहिए, जनरली इकोनॉमिक्स, लॉ, ये सारे सेक्टर से अपॉइंट किया जाता है, फिनांस सेक्टर। ठीक है, वहां पे हम लोग देख रहे थे 3 मेंबर्स, यहाँ काउंसिल में कम से कम 150 मेंबर्स होना चाहिए। एट प्रेजेंट दे आर 150 मेंबर्स। फिर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज सेंट्रल गवर्नमेंट फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर। ठीक है, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर जो होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं काउंसिल के। ठीक है, यहाँ पे टेन्योर की बात करें, 3 years टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ काउंसिल। If any post of the council falls vacant, it shall be filled up by the same cadre member, यानी सेम डेजिग्नेशन जो होल्ड करते हैं, अगर सीट वैकेंट होती है तो वही उसको होल्ड करेंगे ऑफिस को, सीट को। फिर ये मीटिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 3 मीटिंग आर कंपल्सरी इन द ईयर, टाइम एंड प्लेस इज फिक्स्ड बाय चेयरमैन, कि एक साल में कम से कम 3 मीटिंग होना कंपल्सरी है। फाइन, मेन ऑब्जेक्ट of council is to expand and protect the right of consumer, protection against वही जो ऊपर था, fatal advertisement of goods for human life service, protection against improper trade transaction and service, as far as possible a right of satisfaction about the various quality, right of belief and confidence on goods and services, right of compensation against misbehavior in restrictive trade policies, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, जो 8 आपका राइट है कंज्यूमर का, सेम उसी सारे चीजों को प्रोटेक्ट करना है। यहां तक है आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यहां तक कहीं कोई दिक्कत?
मैम हम्म, मैम फैटल एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कुछ भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को ही फैटल बोलते हैं ना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, खराब एडवर्टीजमेंट, मिसगाइड करने वाला एडवर्टीजमेंट। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ। अगर राइट पूछा जाए ना तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये जो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ना, आप एक बार लिख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। टोटल 8 राइट है, ठीक है, बस ये लिख लीजिए, राइट टू सेफ्टी, आप डिफाइन करेंगे तो इसी तरह डिफाइन करेंगे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, मीनिंग जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया सिमिलर है, लेकिन आप जो राइट लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ये यहाँ पे जिस तरीके से दिया है वैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहले राइट टू सेफ्टी लिखेंगे, फिर डिफाइन करेंगे, राइट टू चूज लिखेंगे, देन डिफाइन करेंगे, देन राइट टू बी हर्ड, थर्ड है राइट टू बी हर्ड, ठीक है, फिर है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, नेक्स्ट है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और लास्ट है राइट टू बेसिक नीड्स। ठीक है, तो कम से कम ये कुछ पांच है जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टू बी प्रोटेक्टेड हो गया, इन्फॉर्म्ड हो गया, एश्योर्ड हो गया, हर्ड हो गया, रिड्रेसल। एक्चुअल में जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना वो सारे इसी के इर्द गिर्द इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब बच रहा है दो और काउंसिल, दैट इज मतलब एक लास्ट काउंसिल और लास्ट टॉपिक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये वहां पे कौन स्टैब्लिश कर रहा था, नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है यहाँ पे तो नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज स्टेट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस सेंट्रल और स्टेट का डिफरेंस है। इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करिए तो कंटेंट थोड़ा कम याद रखना पड़ेगा, अलग अलग मत पढ़िए, कंपेयर करके पढ़िए। फिर स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, ये तो सेम है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मीटिंग, अगेन ये याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, वहां था 3 मीटिंग, यहाँ पे है 2 मीटिंग इन अ ईयर, और अरेंज अकॉर्डिंग टू कन्वेंस एनी टाइम। अब टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग वहां भी फिक्स होता था चेयरपर्सन के थ्रू, यहाँ भी फिक्स चेयरमैन ही करेंगे, फाइन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द काउंसिल इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर इन स्टेट विच इज सेम सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल में ऑब्वियसली आप स्टेट के लोग भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी इसीलिए ये राइट को सेम है, जो आपका ऊपर जितना राइट प्रोटेक्टेड था कंज्यूमर का, सेम वे आपका सेंट्रल में भी, स्टेट में भी जितना राइट, 8 राइट मैंने बताया वो 8 राइट इसमें भी प्रोटेक्टेड है। अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का डेफिनेशन बच गया था, बट ओरली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये कोई भी लेबोरेटरी में जाके आप टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसके थ्रू, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, subject to guidelines as may be prescribed by central government, any laboratory or organization established by or under any law for time being in force which is mentioned, financed or added by central government or state government, ठीक है। ये लोग जो अपॉइंट करेंगे, ये फाइनेंस एडेड मतलब क्या, फंडिंग होना चाहिए इन लोगों के थ्रू, तो वो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी के डेफिनेशन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यहाँ होता है आपका खत्म। समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को?
समझ में आया ना यहाँ तक? यस मैम। ओके लेकिन ये था आपका मॉड्यूल का पार्ट। अब कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया था 2019 के अकॉर्डिंग क्या क्या मैंने, चूंकि बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा चीज पूछा जाता है, ठीक है? तो कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सारा चीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स, ठीक है? ई कॉमर्स का पहले कोई चर्चा नहीं था। जो 1986 में पहले अगर था भी तो कुछ एक्सप्रेस लॉ उसमें मेंशन नहीं था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, ठीक है? ये ई कॉमर्स का डिस्कशन 2019 में आया है। युवराज ठीक से बैठिए। ई कॉमर्स का डिस्कशन कब आया है? 19 में। 19, ठीक है? और इसमें और एक चीज डिस्कशन किया गया है कि आपका जहाँ जो प्लेस है वहीं पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, जहां आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है या जहां परचेज किया। जैसे पटना में प्रॉब्लम हो रहा है तो पटना में ही आप जो कंज्यूमर फोरम है वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन का जमाना है तो ऐसा अगेन इस केस में नहीं है, 2019 में ऐसा नहीं है। आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाकर के कंफर्टेबली कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? युवराज क्या क्या पॉइंट डिस्कशन हुआ अभी? टू 2019 और 86 में क्या क्या डिस्कशन हुआ? युवराज सिंह। आई कैन फील कि कितने अटेंटिव हो रहे हैं आजकल। क्वेश्चन सुनाई दे रहा है? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चे सुन रहे हैं, आप कहीं और ही डिस्ट्रैक्टेड हैं। एग्जाम नहीं देना है क्या इस साल? हाँ ना, कुछ बोलेंगे या कैमरा ऑफ करके भागना है? ज्वाइन ही नहीं करना था। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ आप ही के फायदे का बात हो रहा है। हम जैसे छोटे बच्चे को नहीं पीछे लगा जाता है, वैसे आप उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। शुरू क्लास में एकदम ध्यान रहता था और अभी आजकल पता नहीं 2 दिन से मैं देख रही हूँ कहीं ध्यान कहीं और ही है। खैर अभी डिस्कशन हुआ 19 और 1986 और 2019 में डिस्कशन हो रहा था। तो युवराज अभी तक एक पॉइंट डिस्कशन किए कि ई कॉमर्स का टाइम 86 में नहीं था, 2019 में ई कॉमर्स का टाइम है, ठीक है? यानी ऑनलाइन भी अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, और वहां पे अगर कोई इशू आता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्लेस, ठीक है? पहले था कि जिस प्लेस पे प्रॉब्लम हो रहा है उसी प्लेस पे हम कंप्लेन करेंगे, उसी स्टेट उसी सिटी से कंप्लेन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी कुछ भी परचेज कर रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फाइन। अब पहले क्या था, जैसे मैगी का ही डिस्कशन हुआ ना, तो मैगी बीच में अभी पता होगा कि बैन हो गया था, लेड का मात्रा ज्यादा पाया जा रहा था। ऐसा ना, ध्यान है या नहीं? या आप लोग उस जमाने के नहीं है? यस मैम। यस मैम। बात है ना? तो पहले क्या था, इस केस में क्या हुआ था, बहुत सारे सेलिब्रिटी के ऊपर भी केस क्लेम किया गया था। जैसे आपके अमिताभ बच्चन है, प्रीति जिंटा है, इन लोग के ऊपर भी केस फाइल हुआ। तो पहले क्या था 86 में, जितने सेलिब्रिटी या कोई भी सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी वगैरह नहीं थी। लेकिन 19 के प्रोविजन में ये इंक्लूड किया गया था कि जितने सेलिब्रिटी वगैरह अगर कोई भी चीज को इंडोर्स कर रहे हैं बिना टेस्ट किए तो उनकी लाइबिलिटी भी फिक्स हो, ठीक है? तो अब अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो खराब प्रोडक्ट है, पब्लिक के हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, वैसा प्रोडक्ट अगर कोई सेलिब्रिटी भी अगर इंडोर्स करेगा तो फिर मतलब इंडोर्स मतलब क्या हुआ, प्रमोट करेगा। क्योंकि देखिए सेलिब्रिटी अनडाउटेडली नॉर्मल पब्लिक उसको कॉपी करना चाहती है, ठीक है? अगर धोनी को दिखाया जा रहा है बूस्ट पीते हुए तो हम लोग यही इमेजिन करते हैं कि वो बूस्ट पीता है इसीलिए इतना एनर्जेटिक है, इतना अच्छे से क्रिकेट खेल पाता है। यस और नो? ऐसा जनरल टेंडेंसी होता है। फेयर एंड लवली यामिनी गौतम लगाती है तो उसी के तरह हम लोग भी गोरे हो जाएंगे,
ठीक है, नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों का। तो अगर जो एड में दिखाया जाता है हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे 19 में ये चीज दिखाया गया, ये अगर सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रही है, अगर इस टाइप के प्रोडक्ट को जो हेल्थ इशू कर रहा है या किसी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो उनकी लाइबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपका एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन फिक्स किया गया था। फाइन, तो ये सारा चीजें। एक और बॉडी है जो आपका 19 में नहीं था, जैसे कंपटीशन कमीशन है ना, उसी के सिमिलर कोई अथॉरिटी इसमें है, CCPA, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सेम पावर है जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पावर है, सेम पावर आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का है, जो 86 में नहीं था। तो इतना इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। फाइन, तो बाकी यहाँ तक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब मैं कल कर लेती हूँ आपका CSR। ठीक है, उसके बाद टाइम अगर बचता है तो फिर 2 चैप्टर और बच रहा है, वो कर लेंगे। लेकिन अभी होली का भी छुट्टी हो रहा है, तो मैं पहले ही अनाउंस कर देती हूँ, सिलेबस खत्म होने के साथ थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होते चले जाइए। इसीलिए आज या नहीं तो कल तक में आप लोग ग्रुप बनाइए। स्ट्रेंथ कम है, 21 स्टूडेंट है, हर बार अब आउटपुट की बारी है। ठीक है, जितना इनपुट लेना था इनपुट ले चुके हैं। अब कितना चैप्टर है हम लोग का टोटल, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग जितने बच्चे हैं ग्रुप डिवाइड करिए। मेरे हिसाब से एक चैप्टर में 2 बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट सबको करना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी PPT बना लिया तो दूसरा आदमी प्रेजेंट नहीं करेगा। मेन मेरा फोकस होगा प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, आपके डिलीवरी पॉइंट पे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग, आपको इंटरनल में जो जितना मार्किंग है वो वहां पे जाएगा। ठीक है, तो वो मार्किंग भी होगा उसमें। तो आप निकिता आज, यस मैम। चलो ठीक है, आज का टाइम नहीं, कल तक, कल या आज है 14 ना, होली से पहले, होली का छुट्टी 18 19 है ना, आज 14 है, 15 16 तक आप ग्रुप बना दीजिए ताकि इन लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल पाए प्रिपरेशन का। ठीक है, कितना चैप्टर है, कितने ग्रुप हैं, कोई प्रेजेंटेशन अब तक दिए हैं कि नहीं? नो मैम। प्रेजेंटेशन आप लोग क्लास में नहीं हुआ है नो मैम। तो काफी अन्याय हो रहा है। तुम लोग का सेमेस्टर खत्म हो गया और एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया आपको। इंग्लिश में दिए थे मैम। इंग्लिश में अंजना मैम। प्रेजेंटेशन स्किल तब होगा आपके पास। ठीक है, तो ग्रुप बना लीजिए। अब ये कंटेंट पे डिलीवरी करिए आप। नहीं, 2 दिन में ग्रुप बना लीजिए ताकि होली के टाइम में आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन। टॉपिक मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, नहीं तो पता चला सब लोग एक एक चैप्टर जो फेवरेट है आप लोग का उठा लेंगे। टॉपिक मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ग्रुप आप लोग बना के दीजिए। तो 2 आदमी रहेगा एक ग्रुप। ठीक है, पहले चैप्टर देख लीजिए कितना है, अभी देख लूं क्या, रुक जाइए। मैम आई थिंक 10 चैप्टर्स। एक चैप्टर में बहुत सारा सब कंटेंट भी है जो लेंदी है, बता देती हूँ कौन कौन से, आप लिखते चले जाइए। फाइनल आप फेयर करके मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं वो ग्रुप में भेज दूंगी। कंटेंट और उसके सामने ग्रुप का नाम आप लिखेंगे। फिलहाल कंटेंट लिखिए, सेमेस्टर 1 ओके। तो ये सारा तो सब टॉपिक है, लेकिन मेन टॉपिक एक लिखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ग्रुप करेगा, और ग्रुप का नाम मैं बाद में बताऊंगी, आप लोग पहले ग्रुप बना के भेज दीजिएगा। तब साइंटिफिक मैनेजमेंट पहला टॉपिक, दूसरा रैशनलाइजेशन, फिर कॉम्बिनेशन एक टॉपिक, फिर हो गया आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगेन बड़ा टॉपिक है। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटर एक आदमी करेगा, ठीक है, पार्टनरशिप कोई और करेगा, ठीक है। टॉपिक लिखते चले जा रहे हैं ना, कितना हुआ 4 निकिता? Yes, ma'am. स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, 5 टॉपिक। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 6, फिर पब्लिक वगैरह सब उसी में आ जाएगा ज्वाइंट स्टॉक में। फिर आ जाइए इकोनॉमिक प्लानिंग, जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका 1991 है, ठीक है, 48 से शुरू होकर 91 है, वो एक आदमी कर लीजिएगा। 6 टॉपिक हो गया। Industrial policy. इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियलाइजिंग देखना, ये सारा तो वही हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक टॉपिक। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। फिर फंडामेंटल राइट भी है ना, फंडामेंटल राइट ये रहा, डन। उसके बाद आ जाइए सोशल इन्वायरमेंट में आपका है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखिए, और CSR कर लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ तक लिखिए, बाकी ये 2 टॉपिक कवर करने के बाद फिर लिख लूंगी, ठीक है। ये 2 टॉपिक बच रहा है, एक ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, फिर ये टेक्निकल इन्वायरमेंट, और ये बच रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये 3 टॉपिक बच रहा है, लिख ही लीजिए ये 3 भी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत छोटा है, एक दिन में कवर होने लायक है, ठीक है। मॉड्यूल PDF है आप लोगों के पास? Yes, ma'am. ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का भी मैं भेज दूंगी, और जिसके पास मॉड्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना टॉपिक है। टॉपिक पहले देने का मतलब है कि आपको होली का टाइम आप यूटिलाइज कर पाए, जिसका जो टॉपिक होगा वो प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि फिर लंबा छुट्टी तो फिर होगा नहीं, फिर तो क्लासेस भी होना शुरू हो जाएगा। तब तक आप ये स्लाइड वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, और स्लाइड बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए। स्लाइड में सिर्फ पॉइंटर्स वगैरह लिखना है, मेन आपको ध्यान देना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पावर आपको बेहतर होना चाहिए, ठीक है। स्लाइड में बस क्या एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंटर्स वगैरह लिख लीजिए। तो ठीक है, अब दीजिए अटेंडेंस। मैम हम्म, मैम एग्जाम में केस स्टडी भी पूछा जाता है क्या? नहीं, बीकॉम के लेवल में तो केस स्टडी, जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना चाहिए मैं आपको बताती चली गई हूँ स्टार्टिंग से, है ना। किस चैप्टर में कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, कैसा क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो चैप्टर खत्म होते के साथ ही मैं बताते जा रही हूँ कि इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। केस स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, लॉ तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, और वैसे भी ग्रेजुएशन लेवल पे आता भी नहीं है, ये सब है मास्टर्स लेवल का। ओके मैम। मैम ग्रुप सेंड करना है आपको। ग्रुप पहले आपके पास बच्चे भेजेंगे तब ना, कौन किसके साथ काम करेगा। Yes, 2 ma'am. मैक्सिमम रहेंगे। कितना टॉपिक हुआ? आप पढ़ा चुकी हैं वो 12, नहीं, टोटल टॉपिक कितना बन रहा है? 15. टोटल 15 टॉपिक, और 21 बच्चे रेगुलर आते हैं। Yes, ma'am. इसके अलावा कोई प्रेजेंट करना चाहेंगे तो, और सारे लोग आपको देंगे नाम उसके बाद ना। तो 15 टॉपिक है, तो 2 जन कर सकते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो कुछ टॉपिक में स्प्लिट करना होगा। मैम टोटल 15 टॉपिक्स हैं, आप उसमें से 12 पढ़ाए हैं, 3 बाकी है अभी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हाँ, तो लेकिन कंप्लीट तो करोगे ना, फिर वो भी तो प्रेजेंट करेगा। यस मैम। काम करती हूँ, ये 3 टॉपिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 12 टॉपिक ही प्रिपेयर करिए आप लोग, ठीक है। तो 24 बच्चे चाहिए एक टॉपिक के लिए।
ठीक है, तो उस तरीके से जिसका जो ग्रुप है, दो दो नाम निकिता के पास भेजिए, ठीक है। और निकिता कंपाइल करके उस पेपर में लिख करके आप पिक्चर मुझे भेज दीजिए और फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओके मैम। ये ग्रुप आपको भेजना है, टॉपिक क्या आप लोग को मिलेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अभी ये, हाँ, मैं प्रीति और निकिता साथ में रहेगी, चंदा और रूपा साथ में रहेगी, इस तरह से आप लोगों की मर्जी जिसके साथ आपको करना है, ठीक है, वो आप निकिता के पास भेजिए। निकिता बस ग्रुप का नाम लिखिएगी और नेक्स्ट क्लास में मैं कौन ग्रुप कौन सा टॉपिक लेगा, कौन सा ग्रुप कौन टॉपिक लेगा वो मैं बता दूंगी। आज तो बहुत बच्चे नहीं भी हैं शायद, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं हैं। रिया नजर नहीं आ रही है, फिर रेवती नजर नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे नहीं भी हैं आज, ठीक है। तो जो भी हैं जान पहचान के, जो किसी के फ्रेंड हैं तो प्लीज अनाउंस, उन लोग को भी इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। और 2 दिन का टाइम है आप लोग को ग्रुप बनाने का, कल तक आ जाए तो वेल एंड गुड, टॉपिक कल ही मिल जाएगा, नहीं तो परसों तक आइए तो टॉपिक मिलेगा परसों। Okay, roll 1, 2, Yes, ma'am. yeah, 1. Ma'am, 2. Okay, 3, 4, 5, 7, 8, 9, मैम फिर ऑनलाइन का अनम्यूट नहीं हो रहा, या मैंने 10, 11, 12, यस मैम 12 मैम 11 भी प्रेजेंट है, उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। 13, 14, 15, 16, 17, प्रीति 17 मैम। कब बोलना था? 18, 18 भी नहीं है, 19, है मैम मैम 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यस मैम 27 28, 29, 30, यस मैम 32, Adarsh, 33, 34, 35, Present, ma'am. 36, 37, 30, Yes, ma'am. 38, 39, 40, Priti, 41, 40, Nivedita, 43, 44, Yes, ma'am. 43. 44, मैम 44 का भी अनम्यूट नहीं हो रहा। 46, 47, 48, 49, यस मैम 49। 50, यस मैम 51, यस मैम 52, 53, Ma'am, 52. 54, 55, 56, Sanjana, Yes, ma'am. 56, 57, 58, Present, ma'am. 59, Yes, ma'am. 60, 61, 60, done. चलिए ठीक है, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम।
Thank you, ma'am.